मैं अब आपको 3 गुणा 3 कोटि आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने की अपनी मनचाही शैली दिखाऊंगा और आशा करता हूं आपको भी इसमें आनंद आएगा और इसमें त्रुटियों की संभावना भी नहीं होगी। और यदि मुझे सही से याद है, बीजगणित 2 की पुस्तकों में इसे इस प्रकार नहीं समझाया गया है। इसीलिए शुरुआत मैंने दूसरी तरह की थी, परंतु आज हम अलग तरह से समझेंगे और भविष्य में वीडियोस दिखाऊंगा कि ये क्यों उचित है, क्योंकि ये जानना अति आवश्यक है। परंतु रैखिक बीजगणित का ये एक ऐसा विषय है जिसमें ये संक्रियाएं कैसे करनी है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, और बाद में ये कि ये क्यों करनी है, और वो सब आगे की वीडियोस में। और वैसे भी आप गहराई में तो स्वयं सोच भी सकते हैं। जब आप जानते हैं तो आप आश्वस्त हो ही जाते हैं, क्योंकि आप प्रयोग करना जानते हैं। तो चलिए अपने प्रारंभिक आव्यूह को लेते हैं। पिछले वीडियो में प्रारंभिक आव्यूह क्या था? ये था 101 021 111, और हमने इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया था, और यही हम फिर से करेंगे। ये कहलाता है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने में इसका प्रयोग होता है। बहुत ही जादुई विधि है, आपको ये बहुत रुचिकर लगेगा, और जब भविष्य में आप वीडियो देखेंगे तब आपको ये उपयोगी भी लगेगा। हम इसमें अपने आव्यूह की वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने का अर्थ है हम इसमें कुछ जोड़ते हैं। तो मैं यहाँ एक विभाजक रेखा खींचता हूँ, लोग नहीं खींचते हैं। अब इस रेखा के दूसरी तरफ हम क्या करेंगे? यहाँ हम बनाएंगे इसी आकार का ततस्मक आव्यूह 3 गुणा 3 कोटि का। तो ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं करेंगे, और मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन सी प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं उचित हैं इस आव्यूह के लिए। परंतु मैं यहाँ इनमें से किसी भी पंक्ति के साथ जो भी करूंगा वही मुझे यहाँ की संगत पंक्ति के साथ भी करना होगा। मेरा उद्देश्य अनिवार्यता इस बाएं पक्ष में कुछ संक्रियाएं करने का है, जो कि मुझे इस दाएं पक्ष में भी करनी होंगी। फलस्वरूप जिसके मुझे एक ततस्मक आव्यूह प्राप्त हो सके इस बाएं पक्ष में, और जब बाएं पक्ष में मुझे ये प्राप्त हो जाएगा तो स्वतः ही दाएं पक्ष में हमें अपने प्रारंभिक आव्यूह का व्युत्क्रम प्राप्त हो जाएगा। और जब ये आव्यूह प्राप्त होता है तब ये कहलाता है संक्षिप्त पंक्ति उपाधि रूप। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बीजगणित में अनेकों शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, परंतु वो वास्तव में साधारण संकल्पनाएं हैं। चलिए तो अब आरंभ करते हैं, और ये क्रिया स्पष्टता समझ भी आनी चाहिए कि ये कैसे काम करती है, क्यों काम करती है। जैसे कि मैंने कहा कि हम बहुत सी संक्रियाएं करेंगे, तो सबसे पहले हम तर्क संगत संक्रियाएं करेंगे, जिन्हें प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं कहते हैं। देखिए, इसमें किसी भी पंक्ति को किसी अन्य पंक्ति से प्रतिस्थापित कर सकता हूं और उनकी गुणा किसी संख्या से। तो ये हम कर सकते हैं। मैं दो पंक्तियों को परस्पर बदल सकता हूं, और मैं यहाँ पहली और दूसरी पंक्ति को परस्पर बदल दूंगा। तो मुझे ये यहाँ भी करना है। मैं किसी भी पंक्ति को अन्य किसी पंक्ति में जोड़ या घटा सकता हूं। तो उदाहरण के तौर पर मैं इस पंक्ति को इस पंक्ति से बदल सकता हूं और जोड़ सकता हूं इसमें। और जो मैंने कहा उसे आप एक क्षण में समझ जाएंगे। जब आप इन्हें जोड़ते हैं, आप कह सकते हैं कि मैं इस पंक्ति को गुणा कर रहा हूं ऋणात्मक 1 से। यदि आपको लगता है कि ये तो लगभग वैसा ही है जो हमने रैखिक समीकरणों के विषय में भी पढ़ा था, तो ये मात्र संजोग नहीं है, क्योंकि आव्यूह एक सशक्त विधि है उनके निरूपण की। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। परंतु अभी तो हम कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं करेंगे। यहाँ बाएं पक्ष में पंक्तियों में कुछ अदला बदली करेंगे, जमा घटा गुणा करेंगे, फलस्वरूप जिसके हमें ततस्मक आव्यूह प्राप्त होगा। तो देखते हैं कि हम क्या करेंगे। हमें यहाँ पर सभी 1 चाहिए और शेष सभी 0 चाहिए। इसे निपुणता से करना होगा। आव्यूह पुनः बनाता हूं। तो हमें यहां 0 चाहिए, सभी 0। ये सरल होगा। तो ऊपर की दोनों पंक्तियों में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये होगा 1 0 1, ये मेरी विभाजक रेखा, और यहाँ 1 0 0 1 0 0। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं दूसरी पंक्ति को भी ऐसे ही लिखूंगा 0 2 1 0 1 0 0 1 0। और अब हम इस पंक्ति को बदल देंगे। कारण यह है कि यहाँ हमें 0 चाहिए। तो ततस्मक आव्यूह के बहुत समीप हैं हम। तो यहाँ 0 कैसे मिलेगा? हम यहाँ बदलेंगे इस पंक्ति को इस पंक्ति से घटा इस पंक्ति से। तो मैं बदलूंगा इस तीसरी पंक्ति को इस तीसरी पंक्ति और पहली पंक्ति के अंतर से।
तीसरी पंक्ति घटा पहली पंक्ति करें तो 1, तो ये होगा 1 घटा 1 0, 1 घटा 0 1, 1 घटा 1 है 0। तो बाएं पक्ष में तो हो गया, अब दाएं पक्ष में भी यही करना होगा। मुझे यहां प्रतिस्थापित करना है ये घटा ये, तो 0 घटा 1 होगा ऋण 1, 0 घटा 0 0 और 1 घटा 0 है 1। अब क्या करना होगा? देखिए, ये यहां पर ये तीसरी पंक्ति 0 1 0 ये समान है यहां इस दूसरी पंक्ति के इस तत्समक आव्यूह में। तो क्यों ना मैं इन दोनों पंक्तियों को अर्थात पहली और दूसरी पंक्ति को परस्पर बदल दूं। तो चलिए इन पंक्तियों को परस्पर बदल देते हैं। तो पहली पंक्ति यथावत रहेगी 1 0 1 और दूसरे पक्ष में भी कोई बदलाव नहीं होगा। और अब हम परस्पर बदलेंगे दूसरी और तीसरी पंक्ति। तो अब मेरी दूसरी पंक्ति है 0 1 0, दाएं पक्ष में भी परस्पर बदलेंगे, ये होगा ऋण 1 0 1। इन दोनों को परस्पर बदल रहे हैं। तो मेरी तीसरी पंक्ति हो गई अब जो दूसरी पंक्ति थी, यहां आएगा 0 2 1 और 0 1 0। ठीक, तो अब क्या करेंगे? अच्छा होता यदि यहां पर 0 होता, तो मैं तत्समक आव्यूह के थोड़ा और समीप होता। तो अभी हमें यहां पर 0 लाना है। तो यदि मैं दूसरी पंक्ति को 2 से गुणा करूं और घटा दूं इस पंक्ति में से, क्योंकि यहां हो जाएगा 1 गुणा 2 2 और उस परिणाम को यदि इसमें से घटा दें तो यहां 0 मिल जाएगा। तो यही करते हैं। तो पहले की भांति पहली पंक्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसे के ऐसे ही रहेगी 1 0 1 1 0 0। अभी दूसरी पंक्ति में कोई बदलाव नहीं, ऋण 1 0 1। तो क्या करेंगे अब? दूसरी पंक्ति को 2 से गुणा करेंगे और तीसरी पंक्ति में से घटाएंगे। तो 0 घटा 2 गुणा 0 होगा 0, 2 घटा 2 गुणा 1 होगा 0, 1 घटा 2 गुणा 0 है 1, 0 घटा 2 गुणा ऋण 1। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 0 घटा 2 गुणा ऋणात्मक 1 अर्थात 0 घटा ऋण 2 होगा धनात्मक 2। 1 घटा 2 गुणा 0 होगा 1, 1 0 घटा 2 गुणा 1 होगा ऋणात्मक 2। संभवतः ठीक किया है मैंने, मैं जांच लेता हूं। 0 घटा 2 गुणा ठीक 2 गुणा ऋणात्मक 1 होगा ऋणात्मक 2 और मैं इसे घटा कर रहा हूं तो ये धनात्मक होगा। ठीक हो गया। अब इस आव्यूह को आप देखें तो पाएंगे कि ये लगभग तत्समक आव्यूह है, केवल इस पहली पंक्ति के अतिरिक्त। अंततः हम इस ऊपर की पंक्ति में भी फेरबदल करेंगे। हम इस पहली पंक्ति में से तीसरी पंक्ति की घटा करें और फिर यहां प्रतिस्थापित कर दें, क्योंकि यदि इसमें से इसे मैं घटाता हूं तो यहां 0 मिलेगा। यही करते हैं। तो ऊपरी पंक्ति को प्रतिस्थापित करेंगे पहली पंक्ति घटा तीसरी पंक्ति से। तो 1 घटा 0 है 1, 0 घटा 0 0, 1 घटा 1 है 0। यही हमारा उद्देश्य था। और अब 1 घटा 2 होगा ऋणात्मक 1, 0 घटा 1 है ऋण 1, 0 घटा ऋणात्मक 2 होगा धनात्मक 2 और अन्य पंक्तियां वैसी की वैसी बनी रहेंगी। 0 1 1 ऋण 1 0 1 और 0 0 1, 2 1 ऋणात्मक 2 और ये भी हो गया। तो हमने जो भी संक्रियाएं बाएं पक्ष में की वही दाएं पक्ष में भी की और इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसके लिए हमने गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन विधि का प्रयोग किया। और ये क्या है? ये है व्युत्क्रम इस प्रारंभिक आव्यूह का। ये गुणा ये बराबर होगा तत्समक आव्यूह के। तो यदि मान लें कि ये है ए, तो ये होगा ए व्युत्क्रम और यही हमें करना था। तो आपने देखा कि इसमें समय बहुत कम लगा, कठिन गणित का प्रयोग नहीं हुआ जैसा कि सहखंड, सारणिक और उपसारणिक के प्रयोग में हुआ था।
और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक संक्रिया जो मैंने यहाँ बाएं पक्ष में की, आप कह सकते हैं कि वो प्रत्येक संक्रिया मैं गुणा कर रहा था। आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ के लिए मैंने गुणा किया। आप इसे कह सकते हैं कि यदि कोई दो आव्यूह होते और मैं उनकी परस्पर गुणा करता तो यही संक्रिया होती। तदोपरांत अन्य आव्यूह से गुणा में ये प्रक्रिया होती। तो ध्यान से देखें तो हम क्रमानुसार आव्यूहों की परस्पर गुणा से यहाँ तक पहुंचे, और यदि उन सब को गुणा करें तो जिसे हम एलिमिनेशन मैट्रिसेस कहते हैं, तो आप इसकी गुणा करेंगे इसके व्युत्क्रम में। मेरे कहने का अर्थ है, यदि मेरे पास है A, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए हमें गुणा करना होगा A को एलिमिनेशन मैट्रिक्स में। आपको यह भ्रमित कर सकता है। यदि ऐसा है तो आप इसे अनदेखा कर दें, परंतु यह है ज्ञानवर्धक। तो हमने एलिमिनेट किया, क्या विलुप्त हुआ था? हमने एलिमिनेट किया 3 1 को। हमने गुणा किया एलिमिनेशन आव्यूह से 3 1 ये प्राप्त करने के लिए, और फिर हम पहुंचे यहां से यहां, और इसके लिए पुनः हमने किसी आव्यूह से गुणा किया। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एलिमिनेशन आव्यूह हम कैसे बनाते हैं। देखिए, हमने यहाँ पंक्तियों को परस्पर बदला था। ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि इसके लिए कौन सी उचित शब्दावली का प्रयोग होता है। हमने दूसरी और तीसरी पंक्ति को परस्पर स्थान परिवर्तन किया था, और फिर यहां हमने गुणा किया था एलिमिनेशन मैट्रिक्स से। हमने विलोपन कर दिया था इसका। तो ये थी तीसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, 3 2, और अंततः यहां तक पहुंचने के लिए हमने एलिमिनेशन मैट्रिक्स से गुणा किया। हमें यहां इसका विलोपन करना था, तो हमने एलिमिनेट किया प्रथम पंक्ति तीसरे स्तंभ को। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि ये आव्यूह क्या है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आव्यूह हम कैसे बनाते हैं, परंतु यहां आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सभी संक्रियाएं हम आव्यूहों की गुणा से भी कर सकते थे, परंतु अभी हमें यह ज्ञान हुआ है कि इन आव्यूहों की परस्पर गुणा से हमें तत्समक आव्यूह वापस प्राप्त हो सका। तो यहाँ पर ये सभी आव्यूह जब आप इन्हें परस्पर गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है व्युत्क्रम आव्यूह। यदि मैं इन सब एलिमिनेशन एंड रो स्वैप मैट्रिसेस को गुणा करूं तो ये अनिवार्यता व्युत्क्रम आव्यूह A होगा, क्योंकि यदि आप इन सब को A से गुणा करें तो प्राप्त होगा इनवर्स। और क्या होगा यदि ये सब आव्यूह जो व्युत्क्रम आव्यूह हैं, यदि मैं इन्हें तत्समक आव्यूह से गुणा करूं? आप जानते हैं, ये गुणा ये इसके बराबर है, और ये इसकी और इसकी गुणा बराबर है इसके, और ये गुणा ये बराबर इसके, और इसी प्रकार और भी। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं गुणा। तो इन सबको सम्मिलित रूप से A व्युत्क्रम गुणा तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यदि आप इस विशाल आकृति के विषय में सोचें तो संभवतः आप समझ चुके होंगे कि मैं इसके माध्यम से क्या बताना चाहता था। मैंने क्रमशः यहाँ क्या किया? मैंने यहाँ दोनों पक्षों को गुणा किया है व्युत्क्रम आव्यूह से। तो मैंने इसे गुणा किया व्युत्क्रम से तत्समक आव्यूह की प्राप्ति के लिए। परंतु हाँ, यदि मैं व्युत्क्रम आव्यूह को गुणा करूंगा तत्समक आव्यूह से तो मिलेगा व्युत्क्रम आव्यूह। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी से आपको लाभ पहुंचेगा, परंतु मुझे विश्वास है कि सहखंडों एवं उपसारणिकों के प्रयोग द्वारा इसे करने की तुलना में यह विधि सरल है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।